नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड 4 सेमेस्टर की गणित के अंतर्गत आज हम मॉडल पेपर नंबर 7 लेकर आए हैं। ये जो मॉडल पेपर नंबर 7 है, इसमें हमने 10 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है और ये जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया तो ये मान के चलिए कि आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। किसी भी तरह से आपके किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं लग सकती अगर आपने इन गणित के 10 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने है, sin 30 अपॉन cos 60 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका मान कितना होगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 0, 1, 1/2 और √3/2। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि sin 30 अपॉन cos 60 का मान एक्चुअल में होगा क्या। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि जो sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 और cos 60 की भी वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 कट जाएगा, आंसर आपका आएगा 1। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा ज्ञात करो। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है जबकि यहाँ पर क्षेत्रफल प्रश्न में दे रखा है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है 160, 80, 40 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें फटाफट सॉल्व करके नीचे कमेंट में बताइए। अगर आप समय लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसका उत्तर निकाल लीजिए, फिर नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा उत्तर सही है। चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जब 6400 वर्ग मीटर है तो इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाना होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है a²। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखे हैं 6400 बराबर a²। तो यहाँ पर जब a का स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 6400। अब 6400 का अंडर रूट लगाना है तो यहाँ पर दाईं तरफ से 2 जोड़े बना लीजिए, 2 के। तो ये जो 0 है इससे एक 0 ले लिया और जो 64 है, 64 से जो 64 है वो किसका वर्ग होता है, वो होता है 8 का। तो यहाँ पर जो 6400 का वर्गमूल निकल के आया वो आया 80। तो यहाँ पर जो इसकी भुजा होगी वो निकल के आ गई 80 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है 5x² माइनस 125 बराबर 0। यहाँ पर x का क्या मान होगा फटाफट सॉल्व करके नीचे कमेंट में बताइए। आपके पास ऑप्शन है 5, 15, 25 या फिर 125। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा इसको सॉल्व करके देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो माइनस का 125 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 125 प्लस का, यानी 5x² बराबर 125। अब इस 5 को, ये जो 5 है इस 5 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो x² बराबर 125/5। अब इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी x² बराबर हो जाएगा आपका 25। तो जो 25 होता है वो किसका स्क्वायर होता है आपको मालूम होना चाहिए, वो होता है 5 का। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आई वो आ गई आपके सामने 5। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, 2 पासे फेंकने पर कुल कितने अवयव प्राप्त होंगे। आपको मैंने कई बार बताया है, पासे से संबंधित जो मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था उसमें पासे और सिक्के से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैंने सब समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पासे और सिक्के वाला वीडियो देख सकते हैं, जिससे ये आपका टॉपिक बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो 2 पासे पर फेंकने पर कुल कितने अवयव प्राप्त होंगे या कुल कितने परिणाम प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको बताया था जब एक पासा फेंका जाता है तो वहां पर 6 परिणाम प्राप्त होते हैं और जब 2 पासे फेंके जाते हैं तो वहां पर 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो 36 अवयव प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 1/2 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई संख्या हो जा रही है 1/2। तो यहाँ पर हर क्या है, हर ये नीचे वाला है,
इसमें एक संख्या जोड़ी जा रही है तब ये 2 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक संख्या घटा दें तो हमें मूल संख्या मिल जाएगी, यानी 1/1। जब 1/1 के हर में 1 जोड़ा जा रहा है तो ये हो जा रहा है 1/2। ये चीज क्लियर हो गई। तो वहां पर जो संख्या होगी वो होगी 1/1, और 1/1 इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ है 4x - 2y = 12, 2x - 2y = 4। यहाँ पर बोल रहे हैं कि हल करो। हल करने का मतलब है x और y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए x और y में कोई बराबर है, तो हाँ यहाँ पर बराबर, ये 2y है, यहाँ भी 2y है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सीधा हमने एक के ऊपर एक रख दिया। उसके बाद यहाँ पर देख लिए इस 2y की क्या साइन है, इस 2y का क्या साइन है। तो दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस है तो कटना नहीं है, तो एक का चेंज करना पड़ेगा। तो हमने नीचे वाले का क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया। तो इसके बाद अगर हमने नीचे वाले में किसी भी एक का साइन चेंज किया है तो हमें ये पूरे का चेंज करना होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरे का चेंज कर दिया, यहाँ माइनस लगा दिया, ये प्लस हमने कर चुके हैं, और ये 4 प्लस में था, इसको भी माइनस में कर दिया। अब यहाँ पर 2y और प्लस 2y ये कट जाएगा, 4x - 2x घट जाएगा तो बचेगा 2x, ये 12 में 4 घट जाएगा बचेगा 8। तो 2x = 8 हो गया। तो जब ये 2 यहाँ से हटेगा, बराबर के उस तरफ जाएगा, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। तो 8/2 होता है 4। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई आपके सामने 4। अब इसी x की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में रख लें। जो भी छोटी इक्वेशन हम देखते हैं जिसमें कम से कम कैलकुलेशन करना हो, उसी में वैल्यू सदैव आप रखेंगे। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 2x था, वहाँ पर 2 × 4 - 2y = 4। तो 4 दूना होता है 8, 8 - 2y = 4। तो 8 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो इधर है ये प्लस में, तो इधर हो जाएगा ये माइनस में। 4 - 8 ये घट जाएगा तो बचेगा 4, चिन्ह लगेगा बढ़ेगा, तो यानी -4। तो -2y = -4। तो यहाँ से ये -2 हटेगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर जब जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो -4/-2, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 4/2 होता है 2। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामने कि जो x की वैल्यू निकल के सामने आई, x की वैल्यू आ गई 4 और y की जो वैल्यू आई 2। आसान सा प्रश्न था, आपने देख लिया। अब बढ़ते हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। एक लोहे की आयताकार सिल्ली की माप 8 मीटर × 9 मीटर × 24 मीटर। आपको मालूम है कि जो लोहे की आयताकार है, आयताकार 2 तरीके की होती हैं। एक तो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है, और एक होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये सब होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 मीटर, 9 मीटर और 24 मीटर, इसे पिघलाकर एक ठोस घनाकार सिल्ली बनाई गई। घनाकार में क्या होता है कि इसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं, जितनी भी भुजाएं होती हैं, 3 साइड ली जाती है कि जैसे इसमें हमने लिया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसी तरह उसमें सारी भुजाएं होती हैं बराबर, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नई सिल्ली होगी उसकी भुजा आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिल्ली का आयतन निकाल लेंगे। देखिए आयतन कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो आयताकार में कर दिया जाए और चाहे उसको पिघलाकर घनाकार बना दिया जाए। घनाकार का आयतन और आयताकार का आयतन दोनों सेम होगा। अगर इसी आयताकार सिल्ली को पिघलाकर अगर हम गोले में तब्दील कर दें तो गोले का जो आयतन होगा वो भी इस आयताकार सिल्ली के बराबर होगा। तो यहाँ पर दोनों का जो आयतन होगा वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ठोस सिल्ली का आयतन निकाल लेते हैं। 8 × 9 × 24 ये आ गया 1728 घन मीटर। अब इसी को हम घनाकार सिल्ली के बराबर कर देंगे। घनाकार सिल्ली का आयतन कितना होगा, a क्यूब होगा। लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई होता है आयताकार का। अब यहाँ पर घनाकार में सारी चीजें बराबर होती हैं, तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है, घनाकार का आयतन कितना होता है, वो होता है a क्यूब। तो यहाँ पर जो सिल्ली का आयतन है वो सेम है,
1728 बराबर a क्यूब कर दिया। जब यहां से क्यूब हटाया तो यहां पर ये 1728 का लग गया क्यूब रूट। अब 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब होता है, तो यहां पर जो हमारी भुजा निकल के सामने आ गई वो आ गई 12 मीटर। अब आप ये सोच सकते हैं कि 1728 का अचानक से हमें याद तो है नहीं कि 12 कैसे आ गया, तो आप यहाँ पर 1728 के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं और उसके बाद 3-3 के जोड़े बना लीजिए। वहां पर आप देखेंगे कि आपका जो 3-3 के जोड़े बन रहे हैं उसमें गुणनफल 12 आ रहा है, यानी 1728 का जो क्यूब रूट है वो है 12। तो यहाँ पर जो नई सिल्ली की भुजा आ गई आपके सामने 12। अगला प्रश्न है मध्यिका ज्ञात करो। तो यहाँ पर पद दे रखे हैं, बारंबारता दे रखी है, तो मध्यिका यहाँ पर निकालनी है। जब मध्यिका निकालनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। पद और बारंबारता तो आपको प्रश्न के अंदर ही मिल जाती है, संचयी बारंबारता का जो कॉलम है वो आपको एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। वो कैसे बनता है आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा, फिर से मैं समझा देता हूँ। ये जो बारंबारता का 4 है, इस 4 को ऐसे ही हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, और फिर ये 4 और 8 दोनों को जोड़कर लिख देते हैं 12। अब ये जो 12 आया, 12 में अगली संख्या 3 जोड़कर लिख देते हैं 15। 12 3 होता है 15, 15 6 होता है 21, 21 8 होता है 29। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो लास्ट वाला होता है एक्चुअल में टोटल पदों की संख्या 29 है। अगर आप यहाँ से भी जोड़ना चाहें तो इसको भी जोड़ लेंगे तो आपको 29 ही मिलेगा। तो हम ये समझ गए कि यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 29 है। तो जब 29 है तो यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि ये सम है कि विषम। 29 जो होता है वो विषम संख्या है, तो हमें मध्यिका का जो फॉर्मूला है वो विषम वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मध्यिका के 2 फार्मूले होते हैं, एक सम वाला और एक विषम वाला। तो यहाँ पर विषम वाला फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2 वा पद। तो यहाँ पर n यानी जो हमारे पास पद थे वो 29 थे, तो हमने यहाँ क्या किया 29 + 1/2 यानी 30/2 हो गया। 30/2 होता है 15, तो ये हो गया आपका जो मध्यिका निकली वो हो गई 15वां पद। अब लेकिन 15वें पद की हमें वैल्यू पता होनी चाहिए कि 15वें पद की कितनी वैल्यू है। तो हम फिर से जाएंगे इस सारणी में जो हमने बनाई थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 15वां पद है, सबसे पहले यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि 15 या 15 से जस्ट बड़ी संख्या ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 15 ही मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसी 15 के सामने वाला पद का मान देख लेंगे। तो यहाँ पर जो 15वें पद का मान है वो है 19। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 15वें पद का मान 19 है, अतः जो मध्यिका होगी वो यहाँ पर 19 निकल के सामने आ गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सब कुछ अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर जो मध्यिका है वो 19 निकल के आई। ऐसे प्रश्नों में सिर्फ आपको एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना होता है, क्योंकि पद और बारंबारता आपके प्रश्न में दी होती है, संचयी बारंबारता का कॉलम अलग से बनाना है। इसके बाद लास्ट वाली आप देख लीजिए कि ये 29 आई है, तो यहाँ पर इसका मतलब है ये विषम है। जब ये विषम आएगी पदों की संख्या तो हमें मध्यिका का फॉर्मूला विषम वाला लगाना होगा। इसके बाद आप सारी वैल्यूज रख लीजिए और वहां पर पद का मान ढूंढ लीजिए और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। यदि बाग का परिमाप 170 मीटर हो तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर ना तो लंबाई दे रखी ना तो चौड़ाई दे रखी, सिर्फ परिमाप दे रखा है और लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर लेकिन लंबाई और चौड़ाई के बीच में रिलेशन दे रखा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की 4 गुनी है। यहाँ पर लंबाई तो बता रहे हैं कि चौड़ाई का 4 गुना, लेकिन चौड़ाई की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर हम जिसकी बात ना हो वहां पर हम उसी को x मान लेते, तो हमने चौड़ाई को x मान लिया। अब बोल रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 4x। जब चौड़ाई x है, लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है, तो लंबाई हो जाएगी 4x। तो परिमाप का फॉर्मूला आप सीधा से लगा दीजिए, 2 ब्रैकेट में l + b। तो l यहाँ पर जो आपकी लंबाई आई वो आ गया 4x और जो चौड़ाई थी वो थी x, तो दोनों को जोड़ दिया तो हो गया 5x। और 5x का जब हमने 2 में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 10x। यहाँ पर हो गया 170 बराबर 10x। तो यहाँ पर ये जो 10 है इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 170/10, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ गया। तो x बराबर 17 मीटर यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर जो चौड़ाई आपकी निकली x वो है 17 मीटर। अब लंबाई थी 4 गुनी, तो 17 चौको 68। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर चौड़ाई निकल के आ गई 17,
लंबाई निकल के आ गई 68। तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात किया। जैसा प्रश्न में दिया है सेम वैसा ही फॉलो करते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा। यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है वो देख लीजिए। किसी संख्या के उछालने पर किसी सिक्के के उछालने पर हेड आने की संभावना है। ऑप्शन है 1, 1/2, 1/4, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। किसी शंकु का आयतन 1848 घन मीटर है, शंकु की ऊंचाई 9 मीटर है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर तिरछी ऊंचाई पूछ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं जैसे शंकु होता है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाली लाइन है मैं आपको बताता हूं कि ये जो लाइन है ये आपकी त्रिज्या है, और ये जो आपकी है ये आपकी ऊंचाई है, और ये जो आपको दिख रही है ये वाली लाइन है आपकी तिरछी ऊंचाई, जिसे किसी किसी प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए, तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई दोनों सेम बात है। अब यहां पर आप देखिए कि जो शंकु की तिरछी ऊंचाई है उसका सूत्र क्या होता है। उसका सूत्र होता है √r² + h²। तो यहां पर शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होगा त्रिज्या और चाहिए हमें ऊंचाई। तो यहां पर प्रश्न में सिर्फ ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या नहीं दे रखा है, लेकिन त्रिज्या की जगह शंकु का आयतन दे रखा है। जब आयतन दे रखा है तो हम इसकी जो त्रिज्या है वो निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमने लगाया 1/3 πr²h। शंकु का आयतन की वैल्यू रख दी 1848, 1/3 वैसे ही, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। आर हमें दे नहीं रखा, यही हमें निकालना है। एच दे रखा है 9, तो इसको हमने 9 रख दिया। अब इसको सीधा r² को हमने अकेला कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज बराबर की उस तरफ भेज दी। ये नीचे 3 है, ये 7 है, तो ये ऊपर पहुंच गया 3 और 7। ऊपर है 22 और 9, तो नीचे पहुंच गया 22 और 9। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पूरे को। ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 3 = 9, और 22 से 1848 को काट लीजिए, और ये सब टोटल सॉल्व करने के बाद आ जाएगा r² बराबर 196। जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो √196 हो जाएगा, और 196 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 14 का स्क्वायर। तो यहां पर जो आपके सामने त्रिज्या निकल के आ गई वो 14 मीटर आ गई। अब हम यहां पर शंकु की तिरछी ऊंचाई आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है √r² + h²। तो r यहां पर है 14 और h है 9, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आया। r का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 277, √277। अब 277 का आप निकाल सकते हैं, तो ये 16.64 मीटर है। अगर कभी आप 277 का नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो आप अगर √277 लिखकर भी छोड़ देंगे ना, तब भी आपको, अगर एग्जामिनर खुश है तो वो आपको नंबर इसमें पूरे दे देगा, एक भी नंबर की कटौती नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं 277 है, आप भाग विधि से इसको निकाल लेंगे तो कुछ ना कुछ आपका इसके आसपास उत्तर जरूर निकल आएगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा 16.64 मीटर लगभग। तो इस तरह आपने शंकु की तिरछी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात कर ली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये भी आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह आपने देखा कि हमने 10 प्रश्न आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर लिए, और जो यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है उसका उत्तर भी आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप हमें नीचे बता सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।